राजधानी देहरादून के माल देवता क्षेत्र में फटा बादल फटने से स्थानीय नदियों का बढ़ा जलस्तर। रेस्क्यू में लगी एसडीआरएफ की टीम। मंत्री गणेश जोशी मौके पर मौजूद। लगातार हो रही बारिश से जोईवाला में जनजीवन अस्त व्यस्त। भोगपुर थानों रोड का टूटा पुल, पानी से खेती को हुआ भारी नुकसान। बारिश के चलते टनकपुर चंपावत एनएच 3 जगह हुआ बंद। सड़कों पर घंटों फंसे रहे यात्री, आवाजाही में आ रही लोगों को भारी दिक्कत। अब 31 अगस्त तक हो सकेगी किसान सम्मान निधि पेंशन योजना के लिए केवाईसी। पहले 15 अगस्त तक थी अंतिम तिथि। और 29 अगस्त से होने वाली राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारी करें पूरी मेहनत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां राजधानी के सरखेत में बादल फटा है। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। रात 2:45 पर बादल फटा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। गणेश जोशी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो मंत्री गणेश जोशी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। रायपुर में पुल बहा तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी के सरखेत में बादल फटा है और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि रात 2:45 पर बादल फटा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया है। लगातार रेस्क्यू किया गया। गणेश जोशी भी घटनास्थल पर पहुंचे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, राजधानी के सरखेत में बादल फटा है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी देहरादून से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर सरखेत पड़ता है। एक गांव है और ये घाटी में गांव पड़ता है। कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही थी इस पूरे क्षेत्र में और बिजली भी कड़क रही थी, जिसका असर ये हुआ कि रात को 2:45 पर बादल फटा, जिसके बाद भारी त्रासदी वहां पर देखने को मिली। कई खेत खलियान वहां पर किसानों के बह गए और ये कोई पहला मामला नहीं है हिमांशा। इससे पहले भी कई मरतबा इस क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे पहले भी किसानों को यहाँ बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान यहाँ पर झेलने को पड़ा है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जब किसी स्थानीय निवासी द्वारा तत्काल प्रभाव से फोन किया गया एसडीआरएफ की टीम को, तो एसडीआरएफ की टीम 3 बजे ही यहाँ पर पहुंच गई थी, क्योंकि पहले से ही अलर्ट मोड पर ये टीमें थी। और उसके बाद जो कई लोग थे, क्योंकि ये पर्यटक स्थल भी है, तो कई लोग यहाँ पर छुट्टियों की वजह से घूमने भी आए थे और यहाँ पर जो रिजॉर्ट यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर रुके हुए थे। तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जब पहुंची तो उनको रेस्क्यू किया गया, तमाम लोगों को वहाँ पर। और उसके बाद सुबह ही जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ से नदी का फ्लो बढ़ा तो वो नदी का फ्लो आगे जाकर जो एयरपोर्ट को जो रास्ता जाता है, भोगपुर थानों का जो रूट है, वहाँ पर जो निर्माणाधीन पुल था, काफी समय से वो पुल बन रहा था, वो पुल भी बरसात की भेंट चढ़ गया। जिसके बाद जो रायपुर क्षेत्र के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया है। और अब जो एयरपोर्ट जाने वाला जो रास्ता है, जो दूसरा वैकल्पिक ये जो मार्ग था, इस वैकल्पिक मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और अब जो पहला वाला जो मार्ग था, उसी मार्ग से ही लोग आवाजाही कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर जो बारिश का जो पूर्वानुमान जो लगाया था मौसम विभाग ने, क्योंकि हमने पहले भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, तो ये भी बताया था कि अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है, और वही हुआ, जिसका असर राजधानी देहरादून में देखने को मिला।
बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी क्या वहां पर राहत कार्य अभी भी चल रहा है? अगर लोगों को वहां पर खाद्य सामग्री की जरूरत है, क्या वो भी पहुंचा रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, जाहिर तौर पर नुकसान का आकलन तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो मौके पर जो देख पा रहे हैं लोग और विजुअल्स में जो तस्वीरें दिख रही हैं, उससे ये साफ है कि जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को उन खेत खलिहानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लाखों करोड़ों बीघा यहाँ पर रेट है जमीनों का, और ये जमीनें अगर इसी तरीके से पानी में बहकर चली गई तो लोगों को करोड़ों रुपए का यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। और अब इनको क्या आर्थिक मदद, क्या आपदा प्रबंधन की ओर से क्या मदद दी जाती है, ये तो सरकार यहाँ पर बेहतर जानती है। लेकिन जहाँ तक सहायता का यहाँ पर सवाल है, तो गणेश जोशी ने आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को, और जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ पूर्णतः खड़ी है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के भी आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, लेकिन तमाम कार्यक्रमों को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री सबसे पहले इसी क्षेत्र का दौरा कुछ ही देर में करने जा रहे हैं, और वो आकलन करेंगे तो जाहिर तौर पर वो निर्देश देंगे कि जो भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई सरकार यहाँ पर करे। लेकिन हाँ, उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपील भी पूरे प्रदेशवासियों से की है, और यहाँ पर्यटक जो बाहर से आने वाले हैं उनसे भी की है कि बेवजह उत्तराखंड ना आए, और यहाँ के लोगों से ये कहा है कि बेवजह उन इलाकों में ना जाएं जो इलाके जहाँ पर आजकल आपदा आ सकती है। तो जाहिर तौर पर पहले भी हम इस बात को हिमांशा लगातार यहाँ पर दर्शकों को बताते आए हैं कि लोगों को, जो खासतौर पर जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनको सचेत रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और सरखेत वो जगह है कि बिल्कुल नदी से सटा हुआ कस्बा है, क्योंकि सरखेत ही एक गांव नहीं है। सरखेत के बाद कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे गांव हैं जो नदी के किनारे लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये नुकसान सिर्फ सरखेत का ही नहीं, बल्कि आगे भी काफी लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। और अब जब नदी का जलस्तर कम होगा तभी जाकर पूर्णतः जो आकलन वो हो पाए। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम रावत पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि तब तक पहुंचना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कोचिंग सेंटरों की भी निगरानी करने की बात कही है। हाँ, मैंने भंग करने की भी बात की थी। 27 जुलाई को मैंने ये बात कही थी, लेकिन जो हमारी एसटीएफ है वो अच्छा जांच कर रही है, और अभी तक मेरी जानकारी में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, और एसटीएफ के रडार पर अनेक लोग हैं, लेकिन तह तक पहुंचना अभी बाकी है। इसकी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में यूकेएसएस एससी भर्ती घोटाले में 19वीं गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जांच बरकरार रहेगी। और उसके साथ ही कांग्रेस ने एसटीएफ की तारीफ करते हुए कहा कि एसटीएफ सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से सफेद पोश की पोल नहीं खोली जा रही। कांग्रेस ने इस पूरे साल की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उन लोगों के खिलाफ कब सरकार कार्रवाई करेगी जो सफेद पोश इसमें नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं एसटीएफ उन विधायकों का नाम खोल लिए जिनके 6 रिश्तेदार एक ही साथ नौकरी में लगे हैं और एक ही विभाग में लगे हैं? क्यों नहीं कार्मिक जो मंत्री थे उस विभाग के, उन्होंने उसमें कार्रवाई की? उन पर उंगली नहीं उठेगी कि उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता? नैनीताल पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। एसपी क्राइम जगदीश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 350 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जो हल्द्वानी में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में दोनों ही तस्करों ने बताया कि ये लोग बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी में सप्लाई किया करते थे।
पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में भी जुट गई है। साथ ही बरेली के एक बड़े सप्लायर पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के सीओ सिटी हल्द्वानी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसमें सरफी लाल जो बरेली जिले का रहने वाला है और जो दूसरा अभियुक्त शिव कुमार वो बदायूं का रहने वाला है। ये दोनों यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। बरेली से ये लोग लेके आ रहे थे और उसके बाद यहाँ इनको स्थानीय स्तर पे बेचना था। इस 350 ग्राम की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 35 लाख रुपए के लगभग है। अभी तक नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ काफ़ी बड़ी रिकवरी की है, जिसमें ये अभी तक की सबसे बड़ी। कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाइयों के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर चीफ फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए। सरकारी ऑफिस में जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने सीएचसी बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के सीएमएस हैं वो खुद भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं, वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। किच्छा में उत्तराखंड सरकार की किसान पंजीयन योजना का शुभारंभ हुआ। कुमाऊं मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएस चलाल ने हरी झंडी दिखाकर पंजीयन वाहन को रवाना किया। योजना के तहत पंजीयन वाहन प्रत्येक गांव में पहुंचेगा, जहां किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकृत किसानों को आगामी धान के सीजन में अपनी फसल बेचने और फसल का भुगतान मिलने में सुविधा मिलेगी। किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी इस केंद्र के में अपना रेडी लेके आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुछ लोगों का पहले हो गया था, जिनको जो बचे हुए हैं या जिसमें कुछ चेंजिंग है, किसी में ऑनरशिप चेंज है, किसी का रकबा चेंज है, तो उसका हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और जिससे आने वाले पैडी के सीज़न में इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा, उनके खाता खतौनी का जांच किया जाएगा, तो उस हिसाब से इनसे पैडी लेंगे और इनका 48 घंटे के अंतर्गत इनके खातों में पैसा चला जाएगा। तो ये जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको फिर धान अपने केंद्रों में बेच पाना या वहाँ तुलवा पाना। उत्तराखंड सरकार भू कानून को गंभीर नजर आ रही है। सरकार इस कानून को जल्द अमली जामा पहना सकती है। कानून को लेकर बनी समिति की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति 23 अगस्त तक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भेज देगी। आज की बैठक में हम लोगों ने जो भू कानून को लेकर के जो विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं और अन्य जो संगठन हैं, उनकी तरफ से जो भी सुझाव आए थे और जो कुछ विशेषज्ञों की तरफ से भी कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों पर चर्चा करके उनको लगभग हमने एक तरीके से जो रफ प्रारूप उसका तैयार कर लिया है। और 23 तारीख को हमने फिर बैठक रखी है। उस बैठक में हम उसको अंतिम रूप दे देंगे और फाइनल टच दे करके उसको उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। जसपुर में नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त है। पुलिस अवैध शराब को लेकर जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पतरामपुर चौकी के भोगपुर डैम क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब को कारखाने को नष्ट किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को
मौके से 20 लीटर अवैध शराब और 300 लीटर लहान मिला है। गोपाल राम जो है नए चौकी इंचार्ज हैं पतरामको के, उनके द्वारा भोगपुर डाम में जो है कम से कम 20 लीटर शराब पकड़ी गई है और गुरुदेव सिंह उर्फ बिट्टू नाम का अभियुक्त है। इसके अलावा 300 लीटर लहन नष्ट किया गया है और 2 भट्टियां तोड़ी। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में गुलदार का आतंक जारी है। ग्रामीण गुलदार से दहशत में है। बड़ियोवाला गांव में बीती रात गुलदार ने बाइक सवार एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में गुलदार लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे क्षेत्र में लगातार 3 साल से गुलदार के हमले हो रहे हैं। रोज आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पे गुलदार हमला कर रहा है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को बहुत बार अवगत कराया गया है, कोई वन विभाग का अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना जाने वन विभाग के अधिकारियों को किसी अनहोनी का इंतजार है शायद। मसूरी में अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति बांसागाड में पहुंची, जहां समिति ने सरकार के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समाज के कमजोर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इससे पहले समिति ने मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के सचिवों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लाई गई योजनाओं और उसके क्रियान्वयन की जानकारी ली। क्यारी भट्टी जो स्मार्ट विलेज है आज के इस ग्रामीण क्षेत्र में, स्वयं पार्लियामेंट्री कमेटी SC/ST की जो वेलफेयर कमेटी है वो आई है। हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं और सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी आए हैं और आज हमने पूरे स्टेट के सभी विभागों की समीक्षा की। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जिस प्रकार से भारत सरकार से चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस दिशा में कितना हो रहा है, बजट का पूरा परिव्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी पर सुबह से लगातार चर्चाएं और विस्तार से चर्चाएं रही है। भारत सरकार की चलने वाली योजनाएं और खासतौर पर SC/ST की वेलफेयर की योजनाएं, उसका बजट का संपूर्ण उपभोग करें और क्या यहाँ की आवश्यकताएं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अध्ययन के लिए कि क्या क्या काम हो रहे हैं, ग्रामवासियों से उससे भी मिले। 30 सांसदों की कमेटी है और उसमें से लगभग 22 सांसद आए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय कल्याण समिति का आज से यहाँ मसूरी से अभ्यास दौरा हुआ है। कमेटी के कई सदस्य यहाँ आए हैं। हम यहाँ आए तो ये जो गांव में जिस प्रकार से हर घर जल का मिशन हुआ है, यहाँ पहले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, जल की दिक्कतें थी, रास्ते ठीक नहीं थे, शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है, कल्याणकारी योजना हुआ है, इसके लिए कमेटी का बहुत ही संतोष है। मगर बहुत सारे काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और भी हमें करना बाकी, और सरकार पॉजिटिवली यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब STF ने एक और आरोपी को उत्तर प्रदेश के धामपुर निवास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही STF ने 19वें आरोपी को नौगांव उत्तरकाशी से पूछताछ के लिए उठाया था, जिसके बाद बीते गुरुवार को आरोपी से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। इस पूरे मामले में अब तक कोर्ट के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक, सचिवालय के कर्मचारी, परीक्षा कराने वाली कंपनी के टेक्निकल स्टाफ, आयोग के होमगार्ड और कोचिंग संचालक समेत कुल 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पेपर लीक मामले में उत्तराखंड नकल माफिया के तार लगातार जुड़ रहे हैं। STF द्वारा 20वीं गिरफ्तारी को लेकर खुलासा किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि नकल के अड्डे पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद पूरे मामले का मास्टरमाइंड उत्तरकाशी जिले के चर्चित पंचायत सदस्य हकीम सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के नकल माफिया के बीच की कड़ी को तोड़ने में STF को सफलता मिली, जिसके चलते STF ने लंबी गहन पूछताछ के बाद धर्मपुर निवासी जूनियर इंजीनियर ललित राज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी ललित राज शर्मा ने एसटीएफ से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि धामपुर स्थित फ्लैट पर 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा से पहले रात में पेपर लीक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। विकास खंड थराली सभागार में थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले 17 और इंटरमीडिएट में 15 छात्र छात्राओं को ब्लॉक सभागार में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं से विधायक थराली भूपाल राम टमटा ने उनके विद्यालय में पठन पाठन में आ रही समस्याओं के बारे में जाना। वहीं अधिकांश छात्र छात्राओं ने थराली विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने से शिक्षण कार्यों में आ रही समस्याओं से विधायक को रूबरू कराया, जिस पर विधायक ने अतिशीघ्र ही ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरे किए जाने का आश्वासन दिया। सम्मान समारोह में विधायक भूपाल राम टमटा समेत ब्लॉक प्रमुख नारायणगढ़ यशपाल नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष थराली दीपा भारती, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, मंडल अध्यक्ष थराली भाजपा रंजीत नेगी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे थराली के यशस्वी विधायक जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा है और तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे विकास खंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल और इंटर के सभी सम्मानित बच्चे, सभी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि सभी इंटर हाई स्कूल के बच्चों को सम्मानित करने के बारे में सोचा और मैं हमेशा हर साल उनको सम्मानित करूँगी। ऐसे गरीब बच्चों को जिनका 80% जो पास हुए उनको हमेशा सम्मानित करूँगी। कविता नेगी जी का उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे प्रतिभावान बच्चे थे, जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया था, उनके उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने सम्मान का जो कार्यक्रम किया था, उसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रमुखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी यहाँ पर प्रतिभावान बच्चे आए उनकी भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जहाँ तक अध्यापकों की बात आपने कही, निश्चित रूप से जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में विद्यालय में अध्यापकों की कमी है और मैं इस मामले में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।